नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा और आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। ये है नई सोच। हरियाणा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में पार्टियों के बीच में गठबंधन होने का जो सिलसिला है वो भी लगातार आगे बढ़ रहा है। इसी सिलसिले में एक गठबंधन नया हरियाणा में दोबारा उभर कर सामने आया है, जहां पर जेजेपी यानी जेजेपी पार्टी के दुष्यंत चौटाला ने अपने साथ इस बार जो कि भीम आर्मी है, जिसको आजाद समाज पार्टी भी कहते हैं, जो कि चंद्रशेखर आजाद इस बार नगीना से सांसद चुनकर संसद भवन पहुंचे हैं, उनको इस बार अब उनकी पार्टी के साथ उनका गठबंधन हो गया है। यानी अब हरियाणा में एक तरफ जहां हमको अभय चौटाला और साथ ही साथ उनके बसपा यानी कि हाथी के ऊपर चश्मा दिखाई देगा, तो वहीं हमें दूसरी तरफ अब चंद्रशेखर आजाद और साथ ही दुष्यंत चौटाला की जोड़ी आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। दोनों ने अपनी सहमति, आम सहमति दोनों पार्टियों में बनी और उसके बाद ये गठबंधन हुआ है। यानी एक तरफ मायावती और साथ ही उनकी अभय चौटाला की जोड़ी होगी और दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद की जोड़ी होगी। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद इस बार पहली बार संसद में चुनकर पहुंचे हैं। उनकी पार्टी का उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से हमको प्रभाव देखने को मिलता है। वहीं मायावती और अभय चौटाला की गठबंधन की बात करें तो 2019 के विधानसभा चुनावों में हरियाणा के दोनों का गठबंधन था, लेकिन हालांकि उसका कुछ ज्यादा प्रभाव हमें देखने को नहीं मिला था। और इस बार क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, आज इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही आज मुख्य विषय हमारा यही रहेगा कि जेजेपी और साथ में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भीम आर्मी या फिर आजाद समाज पार्टी उसको कहें, तो उनका गठबंधन हुआ है। अनुराग, आपका स्वागत है। अनुराग, ये गठबंधन जो हुआ है चंद्रशेखर आजाद और साथ में जेजेपी के दुष्यंत चौटाला का, तो ये पार्टी के गठबंधन को आप किस तरीके से देखते हैं? और दूसरी तरफ इनके ही सामने होंगे इनके अभय चौटाला और बीएसपी, यानी कि दोनों पार्टियां एक तरफ जहां पर दोनों एक ही सेम सी कंडीशन नजर आती है, क्योंकि आप देखें कि आईएनएलडी जो कि अभय चौटाला की पार्टी है और दूसरी तरफ बसपा, तो बसपा और चंद्रशेखर आजाद की जो राजनीति है वो एक तरीके की दिखाई देती है और दूसरी तरफ अभय चौटाला और साथ में हमको दुष्यंत चौटाला की राजनीति, अनुराग, एक तरीके की दिखाई देती है। तो आप इन दोनों में किस गठबंधन को ज्यादा प्रभावी मान रहे हैं? देखिए, अगर इन दोनों गठबंधनों की हम तुलना करें तो सबसे ज्यादा प्रभाव जो अभय चौटाला की पार्टी आईएनएलडी और बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी जो मायावती जी जिसकी लीडर है। देखिए, क्योंकि आप देखिए बसपा का एक वोट बैंक है वो महज उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में बसपा का एक वोट बैंक है। बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, जबकि आप अदर में तुलना करेंगे जो आजाद समाज पार्टी है वो हाल फिलहाल में एक बना हुआ राजनीतिक दल है। अभी तो उसे शायद राज्य पार्टी का भी दर्जा नहीं मिला हुआ, मुझे लग रहा है जहां तक जानकारी है, क्योंकि उनका एक ही सांसद है जो चंद्रशेखर आजाद इसी चुनाव में जीते, 2024 के लोकसभा चुनाव में जीते। देखिए, चंद्रशेखर आजाद भी ये चाहता है कि उसकी पार्टी आगे बढ़े और पूरे प्रदेश के अलावा बाहर निकल कर प्रदेश से बाहर निकल कर जिस प्रकार का मुकाम बसपा ने हासिल किया उसी प्रकार का मुकाम चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी को दिलाना चाहते, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। परंतु चंद्रशेखर आजाद ने से पहले भी हनुमान बेनीवाल जिसकी आरएलपी पार्टी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो राजस्थान के अंदर है, उसके साथ भी गठबंधन कर विधानसभा चुनाव लड़ा, परंतु वहां भी उन्हें निराशा हाथ लगी। और उसके अलावा आप देखिए कि आप मैं हरियाणा की तुलना में बताऊं आपको, अभय चौटाला की पार्टी के साथ पलड़ा क्यों भारी है बसपा का। देखिए, अभय चौटाला वर्तमान में विपक्ष में बैठे हुए हैं, वो अपनी पार्टी के भले ही महज एक एमएलए हो, परंतु वो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को लेकर कह लीजिए वो विपक्षी विरोधी दलों से ज्यादा सबसे जनता की आवाज उठाने का वो काम करते हैं, क्योंकि वो एक आक्रामक तरीके से बोलते हैं और उनके पास एक लेगेसी भी अपनी जो अपने दादाजी की लेगेसी लेकर चलते हैं देवीलाल की, उनके पिताजी ओपी चौटाला उनके साथ है, तो कहीं ना कहीं अभय चौटाला मजबूत तो है। परंतु दूसरे चौटाला के साथ फीडबैक जो उन्हें बाउंस करता है वो ये है, जो उन्हें बैकफायर करता है वो कि वो 4.5 साल तक सरकार में रहे। जब उनकी जरूरत मनोहर लाल खट्टर की जो लीड सरकार थी भाजपा की उन्हें नहीं रही तो उन्हें निकाल दिया गया। जब तक वो सरकार में रहे तो वो किसानों के साथ नहीं आए, जब वो सरकार से बाहर वो किसानों की बात करते हैं, देवीलाल की उस लेगेसी की बात करते हैं। परंतु हरियाणा की जनता ये जान चुकी है कि देवीलाल की जो लेगेसी है उसे कौन आगे बढ़ा रहा है। दुष्यंत चौटाला को तो वो एक समय था 19 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, तो दुष्यंत चौटाला के अंदर हरियाणा की जनता कहीं ना कहीं जो देख रही थी, जो हरियाणा के लोग लोह पुरुष है देवीलाल की छवि दूसरे चौटाला के अंदर हरियाणा की जनता तलाश कर रही थी। परंतु किसी ने सच कहा कि राजनीतिक दलों में ये राजनीतिक दल किसी भी पार्टी के से हो ये किसी के नहीं होते, तो दुष्यंत चौटाला ने
को भाजपा से एंटी वोट मिला तो उसको इकट्ठा करके वो वापस भाजपा के साथ गठबंधन कर लेता है। तो निश्चित रूप से दुष्यंत चौटाला के खिलाफ तो जनता में नाराजगी है। और जहां तक आजाद समाज पार्टी की बात है, भीम आर्मी चीफ की बात है, हरियाणा के अंदर जब उनकी रैलियां होंगी जसपा के समर्थन में, उसमें भीड़ आ सकती है, परंतु वो भीड़ वोट में नहीं बदलेगी। आप ये लिख के ले लीजिए। और उनका कोई जनाधार हरियाणा के अंदर नहीं है। अगर मैं सीधी सीधी तुलना करूं, भले भले ही अभय चौटाला और बसपा का गठबंधन एक भी टिकट ना जीत पाए, परंतु उनका वोट परसेंटेज होगा वो जसपा और आजाद समाज पार्टी के दोनों के वोट परसेंटेज से ज्यादा होगा। और जबकि मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, हरियाणा विधानसभा के जो चुनाव है वो 1 अक्टूबर को होंगे और 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। परंतु मैं आपको लिख कर आज दे रहा हूँ कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी जसपा और आजाद समाज पार्टी है जो अब इस भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की, ये दोनों पार्टियां 0 सीट आएंगी। इनकी 0 लिख के ले लीजिए, 0, ये 0 पर क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। चलिए अनुराग, खैर ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, जब रिजल्ट आएंगे तब हम इसको देखेंगे कि किसकी कितनी सीटें आती हैं। लेकिन फिलहाल हम गठबंधन को लेकर अपनी चर्चा जो है वो जारी रखते हैं। तो इसको लेकर अनुराग, एक तरीके से देखा जाए तो बसपा जो है, बसपा की इस बार लोकसभा में हमें हालत देखने को मिल गई। वहीं दूसरी तरफ हमें 2022 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के में भी देखने को मिला कि बसपा वहां पर व्यापक प्रदर्शन, अपना बहुत ही अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई अनुराग। तो हम ऐसा देखने को मिलता है कि एक समय था बसपा न सिर्फ उत्तर प्रदेश में सरकार में थी, बल्कि और भी राज्यों में उसका प्रभाव जो था वो एक तरीके से अनुराग कहें तो, भले ही हम जाति की बात करते हैं लेकिन वो करनी जरूरी पड़ेगी यहाँ पर कि उनका एक वोट बैंक बन गया था और वो वोट बैंक उनसे खिसकने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन आज वो अनुराग ये स्थिति देखने को मिलती है कि वो वोट बैंक अब उनके साथ नहीं रहा। और लेकिन हालांकि अभी आप जमीनी स्तर पर जाएं तो आज भी आपको वो जो कोर बीएसपी वोटर्स थे वो जरूर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उनकी संख्या पहले से कुछ हद तक कम हुई है। और वहीं दूसरी तरफ अनुराग, जो नगीना से इस बार चंद्रशेखर आजाद जीते, तो उनकी पार्टी का प्रभाव जो है वो बसपा के थोड़ा अनुराग कैप्चर करता हुआ क्या दिखता है आपको? क्योंकि आप देखिए कि आकाश आनंद की बात करें, क्योंकि नए लीडर हैं वो बसपा के, उनको दोबारा से एक तो चुना गया अपनी पार्टी का मुखिया के रूप में, जब मायावती ने उनको अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो अनुराग, आप इसको किस तरीके से देखेंगे कि क्या बसपा की जगह पर अब चंद्रशेखर आजाद लेने के लिए तैयार है? क्या बसपा को पछाड़कर चंद्रशेखर आजाद अपनी जो पार्टी है उसको बिल्ड कर पाएंगे? देखिए, हर व्यक्ति चाहता है जब वो राजनीतिक दल बनाता है तो एक उद्देश्य से बनाता है कि उसकी पार्टी की सरकार में साझेदारी, उसकी पार्टी सरकार में आए, भले वो गठबंधन में आए या उसकी पार्टी की मेजोरिटी में सरकार अपने दम पर आए। परंतु किसी ने ठीक कहा, ये समय एक जैसा किसी का नहीं रहता, समय बदलता रहता है। कभी मायावती जी भी अपनी दम पर सरकार बनाकर आई थी, आज वो मायावती लोकसभा चुनाव से उनकी पार्टी का सफाया हो चुका है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में महज एक सीट बची हुई है उनकी। तो समय एक जैसा नहीं रहता। आपने बात की चंद्रशेखर आजाद क्या मायावती की बसपा को कैप्चर करते हुए नजर आएंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में बसपा के लिए एक चुनौती है, क्योंकि लगातार 2 चुनाव, लोकसभा और 22 के विधानसभा चुनावों में बसपा का जो प्रदर्शन रहा वो बहुत ही निराशाजनक था। जबकि आप हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो हरियाणा के अंदर बसपा का वोट बैंक जितना पहले था, आज भी बसपा का वोट बैंक उतना ही है। क्योंकि वहां पर जो बसपा के कोर वोटर हैं वो मायावती के देखकर वोट देते हैं, उसके चुनाव चिन्ह, बसपा के चुनाव चिन्ह हाथी को देखकर वोट देते हैं। चंद्रशेखर आजाद अगर हरियाणा, राजस्थान जैसे इलाकों में, प्रदेशों में जाते हैं तो उनके जो युवा, उनके वर्ग से आने वाले युवा उन्हें अच्छे लगते हैं, तो वो उनकी रैली में जाते हैं, परंतु वोट बसपा को जाता है, उनका वोट। तो देखिए, भीड़ इकट्ठा करना और वोट बदलने में, उसमें दोनों में अंतर होता है। भीड़ इकट्ठी करना एक अलग बात है और उसको वोट में बदलना एक अलग बात है। जबकि आप देखिए कि मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में बसपा के लिए चिंता है कि चंद्रशेखर आजाद रावण एक लोकसभा पहुंच चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें कॉन्फिडेंस है कि बसपा को चुनौती देंगे। परंतु उत्तर प्रदेश में अभी उपचुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं उसमें पता लग जाएगा कि किसका पलड़ा भारी है। परंतु आप देखिए, हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं आपको बताऊं तो चंद्रशेखर आजाद बसपा को कभी भी कैप्चर नहीं कर सकते या फिर रिप्लेस नहीं कर सकते। जो बसपा है वो बसपा मायावती की बसपा है, और उसका जितना प्रभाव पिछले चुनावों में था, भले ही उनकी सीटें नहीं आई, परंतु उनका जो वोट परसेंटेज था वो जितने पिछले चुनावों में रहा, ठीक ठीक प्रदर्शन इस चुनाव में वो करने का काम करेंगे। परंतु आप देखिए कि चंद्रशेखर आजाद, मैं मानता हूँ अच्छी फाइट करेंगे, वो उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आने वाले में बसपा को क्या पता वो रिप्लेस करते। परंतु हरियाणा की राजनीति थोड़ा इससे अलग है, क्योंकि अभी तक चंद्रशेखर आजाद के पास हरियाणा की राजनीति को लेकर कोई भी
जनाधार नहीं है। और वही बात बसपा को एक और मजबूत हरियाणा के अंदर मजबूत करती है, वो है आकाश आनंद। देखिए जो बसपा का कोर वोटर है वो आकाश आनंद में अपना कहीं ना कहीं जो पार्टी का भविष्य वो देख रहा है। एक तरफ मायावती है तो उनको वो बहन जी कहते हैं कि बहन जी अब राजनीति से कहीं ना कहीं आराम लेने की उस तैयारी में है, क्योंकि अभी वो ज्यादा पॉलिटिकल रैली में शामिल नहीं होती और राजनीति में कहीं ना कहीं अभी इतनी आपको दिखाई नहीं देगी। बड़े बड़े मंच पे ही कभी कभी आपको देखने को मिलते हैं, कभी कोई बड़ा अवसर होगा। अब आकाश आनंद के लिए फीडबैक ये है कि वहां पर चंद्रशेखर आजाद रावण का कोई भी बेसिक स्टैंड आप कह लीजिए फिर बूथ लेवल का कार्यकर्ता नहीं है, जबकि बसपा के पास हरियाणा के हर विधानसभा में अपना बूथ लेवल का एजेंट है, बूथ लेवल का कार्यकर्ता है। तो बसपा के लिए वहां बेनिफिट है, जबकि चंद्रशेखर आजाद के लिए ऐसा वहां पर परिस्थितियां नहीं है। तो मेरा मानना है कि बसपा ज्यादा मजबूत है एज कंपेयर टू आप चंद्रशेखर आजाद की पार्टी की बात करें तो। जी, तो बसपा के लिए भी एक जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा, वो आकाश आनंद के लिए भी आने वाले वक़्त में वो रहेगा कि आकाश आनंद किस तरीके से बसपा को, जो कि मायावती की लेगेसी थी, उसको आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। एक तरीके से जब बसपा की शुरुआत हुई थी, तो मान्यवर कांशीराम और साथ में मायावती जी मायावती जी को उन्होंने अपनी जो पूरी लेगेसी थी, वो सौंपी थी। उसके बाद अब आकाश आनंद को, जो कि मायावती के ही भतीजे हैं, तो उनको ही अब लेगेसी बसपा की सौंपी गई है। तो आने वाला वक्त ये बताएगा जरूर कि इस पर सवाल रहेगा सबका, इस पर निगाहें सबकी रहेंगी कि बसपा को लेकर आगे क्या रणनीति आकाश आनंद बना पाते हैं, जो उनकी पार्टी के लिए एक तरीके से जो नया शब्द आज हम सुनते हैं कि रीसर्जेंस, मतलब पुनरुत्थान, उनका पुनरुत्थान क्या उस पार्टी का दोबारा से हो पाता है। क्योंकि बसपा एक समय में, हमें याद आता है कि बसपा उत्तर प्रदेश में सरकार में थी और बाकी कई राज्यों में, राजस्थान से लेकर घुमाए, आप हरियाणा घुमाए, तो वहां पर उस पार्टी का प्रभाव जरूर देखने को मिलता था। और इस बार भी वैसा ही है कि अभय चौटाला के साथ जरूर मायावती ने एक बार फिर से गठबंधन किया है। तो अनुराग, जो बाकी दो पार्टियां हैं इसमें, जो गठबंधन में मायावती और चंद्रशेखर आजाद के साथ आई हैं, जेजेपी और आईएनएलडी, तो इन दोनों का भविष्य आप किस तरीके से देखते हैं? आपने शुरुआत में जरूर कहा कि इनको शायद सीटें एक भी ना मिले, तो आप इन दोनों में से इनको ऐसा, एक तो इनमें दो फाड़ हुई, तो जो परिवार था वो टूटा बिखरा, लेकिन उसके बाद जब ये अलग अलग पार्टियां बनी, तो एक जेजेपी ने जब भाजपा के साथ गठबंधन किया, और उसके बाद जब आपने बताया कि किसानों को लेकर उन्होंने कोई 4.5 साल तक कोई बात नहीं की, उन किसान बॉर्डर्स पर बैठे थे, किसानों ने आंदोलन किया, लेकिन जेजेपी या दुष्यंत चौटाला बोलने के लिए तैयार नहीं थे। तो अब वो ही दुष्यंत चौटाला अब किसानों के लिए हितकारी बात करने के लिए दिखते हैं और बीजेपी पर ही सवाल उठाते हुए दिखते हैं। तो ऐसे में अनुराग, हमने ये भी देखा था लोकसभा चुनाव में भी कि कई जगहों पर पार्टियों का विरोध भी हो रहा था, जिन्होंने गांव के एरिया में, हरियाणा के स्पेशली, जहां पर विरोध प्रदर्शन चल रहा था, उन पर गाड़ियों पर हमला किया गया। कई लोगों की जो नेता गए थे वहां पर प्रचार करने के लिए। तो अनुराग, क्या इस बार वो स्थिति किसानों के लिए, क्योंकि हम दो शहरों में और ग्रामीण इलाकों में हरियाणा की राजनीति को इतर कर कर देख सकते हैं अनुराग? देखिए सबसे पहले आप देखिए कि हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल जब अलग हुई, उससे निकलकर एक पार्टी बनी जसपा दुष्यंत चौटाला की पार्टी। तो दुष्यंत चौटाला के लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल का अपना एक जनाधार था, जो उसका इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता था, आधे से ज्यादा कार्यकर्ता दुष्यंत चौटाला के साथ आ गया था। उसमें हर उम्र के कार्यकर्ता थे, 80 साल के बुजुर्ग से लेकर 26 साल का युवा तक उसके अंदर था। तो निश्चित रूप से दुष्यंत चौटाला को फायदा हुआ, वो 10 सीट जीतकर 2019 के विधानसभा चुनाव में आया और उन्होंने भाजपा को गठबंधन में सहयोग कर सरकार बनाने में मदद की। जबकि अगर आप पिछले दौर पे चले जाइए, अभय चौटाला की मैं बात करूं, पिछले दौर में चले जाइए, 2004 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला। उसके बाद लगातार इंडियन नेशनल लोकदल कहीं ना कहीं एक मजबूत विपक्ष का उदाहरण देते हुए आया और 14 से 19 तक तो अभय चौटाला नेता प्रतिपक्ष थे। आप देखिए नेता प्रतिपक्ष, इनेलो भले ही सरकार बनाने में 4 से लेकर अभी तक विफल रही है 2019 तक। उसके बाद तो पार्टी टूट चुकी थी दो फाड़ में। जो ज्वाइंट इनेलो थी वो 4 से लेकर 14 19 तक सरकार बनाने में विफल रही, परंतु इनेलो एक मजबूत विपक्ष था जो 25 से लेकर 30 सीटों पर आकर भी मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश करता था। देखिए उसका बड़ा कारण ये था कि जो देवीलाल की लेगेसी थी, जो ओपी चौटाला थे, जब वो तिहाड़ में भी थे, जेल में हो रहे वो समय, तो कहीं ना कहीं उस समय अभय चौटाला और दुष्यंत चौटाला दोनों ऐसे लीडर थे जिन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल को मजबूत करने का काम किया। क्योंकि ओपी चौटाला भी जेल में थे और दुष्यंत चौटाला के पिता अजय चौटाला भी जेल में थे। तो दोनों चाचा भतीजा अभय और दुष्यंत दोनों ने इंडियन नेशनल दल को मजबूत करने का काम किया, परंतु परिस्थितियां बदली, पार्टी का बिखराव हुआ। देखिए और
देखिए सबसे बड़ी बात है कि शहरी इलाकों में अब दुष्यंत चौटाला का जो होल्ड था, जो स्ट्रॉन्ग था, वो सिर्फ ग्रामीण इलाकों में था। तो ग्रामीण इलाकों से जब होल्ड छूट गया, क्योंकि उन्होंने किसानों के मुद्दे पर अपना स्टैंड नहीं लिया, वो सरकार के साथ थे और किसानों के खिलाफ, तो उसका नतीजा उन्हें लोकसभा चुनाव में मिल चुका है। उनकी पार्टी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी, उनकी जमानतें तक जब्त हो गई। तो विधानसभा चुनाव में भी दुष्यंत चौटाला की पार्टी के लिए यही रहेगा। आप देखिए कि उनके पास 10 एमएलए थे, उनके ज्यादातर एमएलए अब चुनाव से पहले ही पार्टी छोड़कर चले गए। तो कैसे चलेगा? उनकी पार्टी मजबूत होती तो वर्तमान के एमएलए तो नहीं जाते। उन्हें तो टिकट सुनिश्चित था कि जसपा से टिकट मिलेगा, जो वर्तमान में एमएलए थे, परंतु वो एमएलए पहले ही छोड़कर चुनाव से पहले पार्टी में जा चुके। जबकि अभय चौटाला के लिए भी कोई बड़ा स्कोप नहीं है, परंतु अभय चौटाला के पास ये है कि इस बार जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, उसका गठबंधन बसपा से हुआ है, तो कहीं ना कहीं अभय चौटाला जो बसपा के वोट बैंक के सहारे, क्या पता उनकी पार्टी 1-2 सीट निकालने में सफल रहे। परंतु सबसे बड़ा हरियाणा के अंदर जो फाइट है वो सीधी कांग्रेस और भाजपा में। एक तरफ भाजपा है, एक तरफ कांग्रेस है, और कांग्रेस के अंदर आप देखिए हरियाणा के किसी भी इलाके में चले जाइए, शहरी इलाके को अनुराग छोड़। अनुराग मेरा मेरा यही सवाल था अगला आपसे कि दो जो आपने पार्टियां बताई, एक भाजपा और एक कांग्रेस, दोनों के बीच में जो कड़ी टक्कर हमें देखने को मिल रही है, फिलहाल यही दोनों पार्टियां हैं मुख्य रूप से। तो इनको लेकर भी अनुराग, कांग्रेस में अगर अब देखें तो आज ही जो बयान आया है एक तरीके से कांग्रेस की तरफ से, कि जो कुमारी सैलजा है वो इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी, और उनको एक तरीके से कह दिया गया है कि वो मुख्यमंत्री बनने की रेस से बाहर हो गई हैं। वहीं एक कई चैनलों पर मैंने कुमारी सैलजा का इंटरव्यू भी देखा, तो वो कहती हैं कि मुख्यमंत्री बनने पर जब उनसे सवाल किया जाता है, क्योंकि बहुत पुरानी कद्दावर नेता है और कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में भी उनका बड़ा नाम है, तो ऐसे में जब उनसे सवाल किया जाता है कि आप क्या मुख्यमंत्री हो सकती है, मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकती हैं, तो वो कहती है कि क्यों नहीं हो सकती मैं। तो मतलब एक तरीके से देखने को मिलता है कि वहां पर उनका शायद मुख्यमंत्री पद के लिए जो दावेदारी है, वो वहां पर कई कप्तान हमको बनते हुए देखने को मिलते हैं। एक तरफ रणदीप सिंह सुरजेवाला है, एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा है, और तीसरी तरफ वहां पर तीसरा मोर्चा लेकर जो खड़ी है वो कुमारी सैलजा है। ऐसे में अनुराग, तो क्या क्योंकि कुमारी सैलजा को लेकर, और क्योंकि एक वो महिला भी है, और महिला मुख्यमंत्री हमारे देश में सिर्फ एक पश्चिम बंगाल में भी है, तो अनुराग क्या महिला को लेकर इस बार कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ सकती है, या फिर भूपेंद्र हुड्डा, अगर ऐसा हुआ तो भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से इसका विरोध होता हुआ दिखाई देगा? इस राजनीति को आप किस तरह से समझाएंगे, ये बताएं। देखिए, जो आपने बात की कि विधानसभा चुनाव से कुमारी सैलजा बाहर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी है बावरिया जी, तो वो हरियाणा की राजनीति को नहीं जानते। देखिए, रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी सैलजा कोई एमएलए नहीं है आम। अगर आप उन्हें एक एमएलए की तरह, दोनों सांसद हो, कहा उन्होंने कहा कि पार्टी में स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग के बाद कहा कि जो भी पार्टी का मानना है कि जो भी सांसद है उसको टिकट नहीं दी जाएंगे। परंतु रणदीप सिंह सुरजेवाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वो कैथल से एमएलए रह चुके हैं 2 बार लगातार। उसके बाद कुमारी सैलजा भी, आप देखिए कि नरसिम्हा राव की सरकार में जो लेडी मंत्री रह चुकी है केंद्र के अंदर, उसका जलवा, उसका कद कितना होगा। परंतु हरियाणा की राजनीति में आप देखें, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम होता था तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास अब एमएलए, जो विधायक है, उनके विधायकों का कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जमावड़ा है, तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास है। अगर आप दिल्ली में भी जाकर उनके बेटे के आवास पे जाएंगे, दीपेंद्र हुड्डा के निवास पे, तो सबसे ज्यादा जो टिकटार्थी है, जो टिकट मांगने के लिए अपने समर्थकों के साथ, तो उनके आवास पर आपको मिलेगी। पांव रखने की जगह नहीं उनके आवास पर। परंतु देखिए, कुमारी सैलजा बिल्कुल विधानसभा चुनाव लड़ेगी, मेरा मानना है। और रणदीप सिंह सुरजेवाला दोनों दोनों विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, भले ही ये वहां हुड्डा की कैबिनेट के अंदर शामिल हो। क्या पता इन दोनों को डिप्टी सीएम बना दिया जाए, रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी सैलजा को डिप्टी सीएम बना दिया जाए, परंतु सीएम की जो पोस्ट है कांग्रेस के अंदर, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास है। अगर ऐसा नहीं होता तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना राजनीतिक दल भी अलग बना सकते हैं, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मुझे लगता है कि इस बार अपना आखिरी कहीं ना कहीं चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद उनकी राजनीति उनके पुत्र आगे बढ़ाएंगे, जो भी बढ़ा रहे हैं। परंतु हरियाणा वो केंद्रीय नेतृत्व में ज्यादा चलते हैं, हरियाणा की राजनीति में उनका दखल है, पार्टी में है, परंतु वो ज्यादा किसी भी सरकारी पद पर हरियाणा में नहीं चाहते। ना वो मंत्री बनते, ना वो किसी कमेटी के अंदर जाते। वो हरियाणा से सांसद बनते हैं, वो केंद्र में जाते हैं, केंद्र में जो भी जिम्मेदारी उन्हें दी जाती है उसका वो निर्वहन करते हैं। परंतु मेरा मानना है कि कुमारी सैलजा को, जहां पर राहुल गांधी को भाजपा ने भी घेरने का काम किया कि राहुल गांधी पिछड़ों की बात करते हैं, तो कुमारी सैलजा को अपने मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं घोषित करते। देखिए, कुमारी सैलजा बहुत पुरानी लीडर है, नो डाउट, परंतु भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने कांग्रेस को उस दौर से हरियाणा में जीवित रखा है जब कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने बिल्कुल सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी। 2019 के चुनावों को याद कीजिए,
जब कांग्रेस की में जीत का अकाल पड़ चुका था, 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हरियाणा में 0 सीटें आती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2019 के विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को 30 सीटों पर खड़ा कर देते हैं, जबकि भाजपा की 40 सीटें आई थी। तो कहीं ना जो व्यक्ति 0 सीटों पर आकर अपनी पार्टी को विधानसभा में 30 सीटें दिलवा सकता है, तो कहीं ना कहीं उस पार्टी में एक मजबूत छवि तो आलाकमान को दिखती है। और ऐसी बात नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा को 2 बार संभाल चुके हैं। कोई भी व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री बनना हर व्यक्ति के दिल में होता। रणदीप सिंह सुरजेवाला आज से ये नहीं कि वो कल कांग्रेस पार्टी में आए, वो बहुत पहले से कांग्रेस पार्टी के नेता रहे, मंत्री रहे। कुमारी शैलजा बहुत पुरानी है, तो हर व्यक्ति सोचता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, परंतु मुख्यमंत्री तो वही बनेगा जिसको कांग्रेस का आलाकमान चाहेगा। भूपेंद्र हुड्डा ने कभी कहा ही नहीं कि मैं मुख्यमंत्री का चेहरा हूं। वो तो कहते हैं जैसे कांग्रेस, वो हमेशा कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनेगी और जिसको आलाकमान चाहेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। जबकि कुमारी शैलजा कहती है कि बनने को क्या, मैं भी तो मुख्यमंत्री बन सकती हूँ। और आपने रणदीप सिंह सुरजेवाला का बयान कभी नहीं सुना होगा कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार है। वो हमेशा कहते हैं कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाना चाह रही है, जिसको विधायक दल चुनेगा या फिर जिसको आलाकमान कहेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। परंतु पलड़ा की बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पलड़ा भारी है। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम का चेहरा नहीं बनाया जाता तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना अलग राजनीतिक दल बना सकते हैं, क्योंकि एमएलए का समर्थन, विधायकों का आंकड़ा नंबर है वो उनके पास ज्यादा है। और राजनीति हम कहते भी हैं, लगातार बात करते हैं कि राजनीति आंकड़ों का खेल है। ऐसे में क्या कांग्रेस की पार्टी आला कमान क्या इन आंकड़ों के खेल में फंसेगा या फिर एक नए चेहरे के रूप में कुमारी शैलजा को आगे बढ़ाएगा और हरियाणा के मुख्यमंत्री की उम्मीद पद की दावेदार हमको कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुमारी शैलजा या फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला भी उस रेस में शामिल है। तो ऐसे में ये जो पहलू हैं, ऐसे कई सारे पहलू हैं जिन पर चर्चा करनी हमको जरूरी लगती है। और ये एक मजेदार पहलू भी है कि ऐसा क्या होगा, ऐसा क्या चुना जाएगा, क्या चुनाव होगा और उसके बाद जो नाराजगी होगी, क्या कोई नाराजगी होगी भी या फिर इसको सब स्वीकार करेंगे आम सहमति के साथ। फिलहाल के लिए आज इस एपिसोड में बस इतना ही। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका भी और आप सभी का भी बहुत शुक्रिया। नमस्कार, ये है नई सोच।